हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ फिर से आ गए हैं आपके पास टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज लेकर के, जो कि आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लगाएंगे। इस वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज मिलेंगे, साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। चलते हैं वो टॉपिक की तरफ जो मैंने आपसे कल पहले पूछा हुआ था। मतलब 2 वर्ड्स मैंने आपसे पूछे थे, एक फ्रेजल वर्ब था और एक वर्ड था जो कि वोकैबुलरीज का था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो विशियस मैंने आपसे पूछा था। विशियस का मतलब होता है बुरा, दुष्ट, वॉयलेंट एंड एग्रेसिव। सेट इन का मतलब होता है स्थापित हो जाना, टू बिगिन टू हैपन, कोई भी चीज़ शुरू हो जाना, होना, उसे क्या कहते हैं, सेट इन। और विशियस का मतलब होता है बुरा या दुष्ट। चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। पहले बात करेंगे फ्रेजल वर्ब पे। इस वीडियो में जो नए हैं मैं उनको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स कराती हूँ, 5 स्पॉट द एरर या नरेशन, जो भी टॉपिक लेती हूँ, क्वेश्चन लेती हूँ आपका ABCD फॉर्म में, एंड देन नेक्स्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराती हूँ। वोकैबुलरीज भी उसमें साथ में इंक्लूड होती हैं जिसके सिनोनिम आपको मिलते हैं। तो टोटल मैं आपको 20 वोकैबुलरीज कंप्लीट कराती हूँ इस वीडियो में, मतलब क्वेश्चन के साथ। और साथ ही बात करूँ फ्रेजल वर्ब की, तो फ्रेजल वर्ब में मैं डेली रूट वर्ड एक लेती हूँ। जैसे आज मैंने फिर लिया हुआ है गो, तो गो से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम गो फॉर से। गो फॉर का मतलब होता है आक्रमण करना या पाने की कोशिश करना या चुनना। 3 मतलब होता है, याद रखेंगे। अटैक करना, अटेन करने का ट्राई करना, मतलब पाने की कोशिश करना या चुनना। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इट वॉज ही हु वेंट फॉर नेम एंड फेम एंड लेफ्ट हिज फैमिली। ये वो इंसान है जिसने चुना नेम और फेम को अपनी फैमिली को छोड़ करके। ओके, तो यहाँ चुनने के सेंस में यूज हुआ है ये गो फॉर, और गो का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे गो ऑन पे। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना या टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। किसी भी चीज़ को जारी रखना या फिर किसी भी चीज़ को जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली हम करते रह रहे हैं, उसको कहते हैं गो ऑन। ही वेंट ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली स्पीक करता रहा 2 आवर्स के लिए बिना रुके। बात करेंगे गो ऑफ के बारे में। तीसरा है गो ऑफ का मतलब होता है फटना, बम का, और बंदूक से गोली छूटना। बंदूक से गोली छूटना, फटना, बम का मतलब एक्सप्लोड के जैसे ये सेंस दे रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, गो ऑफ का मतलब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। द बॉम्ब वेंट ऑफ एंड द पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर उधर भागने लगे, बॉम्ब फटने की वजह से लोग इधर उधर भागने लगे। देन नेक्स्ट बात करेंगे गो ओवर के बारे में। गो ओवर का मतलब होता है स्वीकार करना, टू गेन एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, दैट मीन्स गो ओवर। वेंट ओवर, द फिल्म वेंट ओवर वेल, मतलब पब्लिक ने बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया। गो ओवर के बाद पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लास्ट है फ्रेजल वर्ब ये गो अप। गो अप का मतलब होता है बढ़ना या इंक्रीज, इंक्रीज होना, गो अप, ऊपर जाता है प्राइस जैसे, उसे कहते क्या है, गो अप। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट अप ड्यू टू फैमाइन। फैमाइन मतलब होता है अकाल के वजह से, किसी भी फूड ग्रेन्स की कमी, जैसे कि इस टाइम कोई भी सब्जी अगर महंगी चलेगी तो उस चीज़ की कमी हो रही है मार्केट में, तो उस चीज़ की महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, तो गो अप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। यहाँ पर 5 आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ा दिए हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। गो फॉर का मतलब होता है अटैक करना या ट्राई टू अटेन। गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना। एंड गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड होना, बंदूक का या फटना, बम का। नेक्स्ट बात करी थी मैंने गो ओवर के बारे में, स्वीकार होना या एक्सेप्ट करना किसी भी चीज़ को, और फिर उसके बाद गो अप मतलब हुआ बढ़ना या इंक्रीज होना। ओके, अब इसी के साथ आ गए हैं स्पॉट द एरर पे। आंसर नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पार्ट ए दिया हुआ है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन देयर प्लेस। हर एक सोल्जर और हर एक जो सेलर है वो अपनी अपनी प्लेस पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी सोल्जर और एवरी सेलर का सेंस एक ही बैठ रहा है, मतलब एकजुट होके, तो यहाँ देयर नहीं हिज होगा, हिज प्लेस। अब बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में कि किस वजह से यहाँ पर देयर नहीं इज होगा, क्योंकि एवरी देख करके हम अक्सर यहाँ पर देयर सही मान लेते हैं, बात यहाँ पर फिर गड़बड़ कर देते हैं, वर लगा देते हैं, नहीं, सिंगुलर ही यूज़ होगा यहाँ पर। बात करें अगर रूल के बारे में, इफ़ 2 और मोर देन 2 सिंगुलर नाउन, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन ऐड होते हैं एंड से ऐड हुए। ओके, एंड से यहाँ पर ऐड होते हैं, तो बिफोर एवरी सिंगुलर नाउन, हर एक सिंगुलर नाउन के पीछे ईच और एवरी यूज होता है, तब सेंटेंस में प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होंगे और साथ ही वर्ब भी सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल प्रोनाउन या एडजेक्टिव होंगे। यहाँ पर प्रोनाउन प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। ओके,
तो अच्छे तरीके से याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए वीडियो को रिकैप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 7 के बारे में। इफ़ आई विल कम दिल्ली आई विल मीट यू। मैं अगर दिल्ली आया तो मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंडीशनल सेंटेंस आ गया है। तो कंडीशनल सेंटेंस में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूले पे ये अप्लाई हुआ है बट गलत तरीके से अप्लाई हुआ है। पहले बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंस में पहले हमेशा होता है इफ़ जब जुड़ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ता है, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ आया ओके, यहाँ पर फ्यूचर टेंस आया ओके, विल लगा है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, मीट लग गया ओके, ये भी ठीक है। यहाँ पर विल आ गया है जो कि गलत है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो उन पर्सन पे परमानेंट अफेक्ट नहीं करता है फेलियर जो पर्सन टफ होते हैं सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज ओनली टफ सर्वाइव्स। ठीक है, अब यहाँ पर अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ। अफेक्ट हमेशा नेगेटिव रूप में यूज़ होता है। ठीक है, किसी बीमारी से कोई अफेक्ट हुआ है और रिजल्ट जब आता है हमारा एग्ज़ाम का तो दैट मीन्स ये हमारे मेहनत का इफ़ेक्ट है। ठीक है, जब मेहनत का रिजल्ट आए तो इफ़ेक्ट है, और कोई बीमारी स्प्रेड हो रही है दैट मीन्स अफेक्ट है, कोई गलत संगति से प्रभावित हो रहा है दैट मीन्स अफेक्ट है, और इफ़ेक्ट मतलब होता है रिजल्ट के रूप में इसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर परमानेंट फेलियर क्या है, इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, रिजल्ट नहीं हो सकता पर्सन पे क्योंकि वो टफ सर्वाइवर है। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा ना कि अफेक्ट होगा, और अफेक्ट हमेशा वर्ब होता है और इफ़ेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 9 पे आ गए हैं इसी के साथ। आई वॉजेंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू, नो एरर। तो यहाँ पर करेक्ट तरीका आपको बताना है। तो ये देखिए, आप आई के साथ तो वॉज लगा है सिंगुलर, ये तो ठीक है। नाइदर के बाद हमेशा वर्ब आता है देन सब्जेक्ट आता है, ये तो पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर नाइदर के बाद वॉज आया, ये भी सही है, और फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट आया, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है क्योंकि यू का हमेशा सेंस वर के साथ यूज़ होता है, यू आर के साथ यूज़ होता है ना। तो वॉज का क्या होगा, वर होगा, अगर इस होता तो क्या होता, आर होता। ओके, तो इसे याद रखेंगे कि वॉज यहाँ नहीं होगा, वर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 10th वाले पे आ गए हैं इसी के साथ। इट्स टाइम यू शुड स्टडी। तो अब इस सेंटेंस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि कुछ वर्ड होते हैं इट्स टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एंड इट इज़ हाई टाइम। इन सब तरह से जिस तरह से ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर इस तरह से लिखे हुए आपको सेंटेंस आते हैं तो इसके बाद हमेशा एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई होता है। वो क्या है, दैट मीन्स कि इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आया नो प्रॉब्लम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। ठीक है, हमेशा इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एंड इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि इट इज़ टाइम के बाद अगर टू हो, यहाँ पर अगर टू लिख जाता तो टू के बाद मैंने जैसे बताया आपको इन्फिनेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। इन्फिनेटिव में हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होगा, जब हमारा इट इज़ टाइम के बाद टू आया हो। ओके, अभी यहाँ पर टू नहीं आया है, इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हुए शुड स्टडीड को हटा करके स्टडीड कर देंगे। शुड स्टडी को हटा करके क्या करेंगे, स्टडीड कर देंगे। ओके, तो ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, इट इज़ टाइम, इट्स टाइम। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, इट्स टाइम यू स्टडीड। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म होगा। अब आ गए हैं इसी के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। यहाँ पर मैं आपको कुछ 10 वर्ड्स पढ़ाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहले बात करते हैं कॉन्विवैलिटी पे। कॉन्विवैलिटी का मतलब होता है दोस्ताना और फ्रेंडली। ठीक है, एमिकेबल पर्सन, फ्रेंडली पर्सन। तो कॉन्विवैलिटी की स्पेलिंग याद रखेंगे, VIVIALITY। स्पेलिंग एरर में हमेशा पूछता है, कॉन्विवैलिटी की स्पेलिंग याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डैंक। डैंक मतलब होता है भीगा हुआ, डैम्प जिसे कहते हैं। डैम्प इज द सिनोनिम ऑफ डैंक एंड वेट भी कहते हैं डैंक का मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे फार्स। फार्स का मतलब होता है तमाशे की जैसी घटना। ठीक है, एन एब्सर्ड इवेंट, बहुत खराब इवेंट, तमाशे की जैसी घटना कोई हुई, उसे क्या कहते हैं, फार्स कहते हैं। असेट। ठीक है, असेट का मतलब होता है संपत्ति, वैल्यूएबल्स। इसका सिनोनिम क्या होता है असेट का, संपत्ति या वैल्यूएबल। नेक्स्ट बात करेंगे डिजीज़ के बारे में। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में जो नए हैं उनको बता दूं कि इस वीडियो में एक सिमिलर होमोफोन्स का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन का एक वर्ड लेती हूँ जिससे स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अलग होती हैं, साथ ही बोलने में वो एक जैसे साउंड करते हैं।
तो यहाँ मैंने लिया हुआ है डिजीज़। अब डिजीज़ और डिसीज़ अगर ध्यान से बोलेंगे तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो डिजीज़ और डिसीज़ अगर निकल जाए लेकिन सेंटेंस में हमें यूज़ करना हो, और स्पॉटिंग एरर में काफ़ी बार पूछा गया है इसी तरह, तो याद रखेंगे डिजीज़ एक होता है बीमारी, DISEASE। डिसीज़ का मतलब क्या होता है? बीमारी। एलिमेंट इज़ अ सिनोनिम एंड इलनेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अच्छे तरीके से। साथ ही नेक्स्ट मैंने दिया हुआ है डिसीज़, DECEASE। ठीक है, तो डिसीज़ का मतलब होता है मृत्यु या डेथ। ओके, तो ये दोनों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एस्पाउस के बारे में। एस्पाउस का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, अडॉप्ट करना, एक कॉज और वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लेना, दैट इज समर्थन कर रहा हूँ मैं उसका, एस्पाउस कर रहा हूँ। ओके, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी। वन हु इज़ नॉट होपफुल बाय नेचर, नेचर से जिसे होप कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी के साथ लास्ट वर्ड पे आ गए हैं, लास्ट सेकंड वर्ड पे, ओम्बड्समैन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। ओम्बड्समैन की स्पेलिंग पहली बात तो याद रखेंगे, OMBUDSMAN। ओम्बड्समैन का मतलब होता है लोकपाल और एक ऐसा ऑफिसर जो डील करता है कंप्लेंट से। ऑफिसर हु डील्स विद कंप्लेंट्स उसे क्या कहते हैं? लोकपाल और ओम्बड्समैन। ओके, बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही नेक्स्ट बात करेंगे पर्टर्ब के बारे में। पर्टर्ब का मतलब होता है तंग करना, डिस्टर्ब करना, एनॉय करना, इसका सिनोनिम हो गया। तो पर्टर्ब का मतलब क्या होता है? तंग करना। इसी के साथ हम यहाँ पर 20 वोकैब्स खत्म कर दिए हैं। अब आते हैं रिवीजन टेस्ट पे। डिसीज़ का मतलब जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, इसका मतलब आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। साथ ही डिसीज़ की एक और स्पेलिंग थी, दैट मीन्स कि ये है DESASE। मैंने आपको स्पेलिंग भी बता दी। अब दोनों की मीनिंग फटाफट आप आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही नेक्स्ट मैंने पूछा हुआ है गो फॉर इज़ अ फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। साथ ही गो से रिलेटेड जितने भी आपको फ्रेजल वर्ब याद होंगे जो मैंने पढ़ाया है उसे भी कमेंट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।